हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, अब उसके बारे में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत जो भी चीज़ पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति के समय हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में 1500 ईसा पूर्व से क्या था, 1000 ईसा पूर्व था। ठीक है, और मूल रूप से वेदों की रचना किस भाषा में, तो मूल रूप से वेदों की भाषा जो वैदिक संस्कृति कहा जाता है। मूल रूप से वेदों की भाषा को क्या कहा जाता है, तो मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। संस्कृत का प्राचीनतम रूप संसार की अब तक ज्ञात प्रथम कृति कहाँ मिलती है, संस्कृत का सबसे पहली कृति हमें कहाँ मिलती है, तो संस्कृत की सबसे पहली कृति हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना भी क्या हुई है, वैदिक संस्कृति में ही हुई है। हालांकि इनकी भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो हम देख लेते हैं क्या हमारा जो वेदों आदि की रचना जिस भाषा में हुई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, संस्कृत का प्राचीनतम रूप कहाँ देखने को मिलता है, संस्कृत का प्राचीन रूप हमें संसार की किस कृति में देखने को मिलता है, तो संस्कृत का प्राचीनतम रूप जो है हमें ऋग्वेद में सबसे पहले प्राप्त मिलता है। ब्राह्मणों ग्रंथों और उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृति में हुआ है, हालांकि इन भाषाओं में थोड़ा बहुत अंतर है। अगला है हमारा लौकिक संस्कृति। तो लौकिक संस्कृति का समय क्या है, हमारा लौकिक संस्कृति का समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, और लौकिक संस्कृति में जो जैसे दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ है। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त हमारा संस्कृत उपयोग कहाँ हुआ, साहित्य में भी हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लौकिक संस्कृति कहते हैं। ठीक, अगला है वाल्मीकि, व्यास, वाल्मीकि आपका व्यास, अश्वघोष, भास, ठीक है, भास, कालिदास, माघ आदि इन लोग की भी रचना किस में है, संस्कृत। जैसे आपके हो गए ये कालिदास, भास, अश्वघोष और व्यास, इन सबों की ग्रंथ किस में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कालांतर में वैदिक संस्कृति के स्वरूप में भी बदलाव आता चला गया। धीरे धीरे क्या होता है, हर चीज का आगे आगे धीरे धीरे विकास ही होता चला गया। आपको अगर पानी और कत्यायन ने संस्कृत के बिगड़ते स्वरूप का संस्कार, मतलब कि संस्कृत में जो पहले त्रुटियां थी जिसका कोई निश्चित नहीं था, उन्होंने क्या किया, पानी और कत्यायन ने क्या किया, उन्हें संस्कृत क्या क्रमबद्ध किया। ठीक है, पानी और कत्यायन जी ने क्या किया, संस्कृत के बिगड़ते स्वरूप का क्रमबद्ध किया। पानी ने नियमीकरण के बाद भी संस्कृति वैदिक संस्कृति से काफी भिन्न, इनके व्याकरणबद्ध करने के बाद भी और नियमित रूप से या नियम बनाने के बाद भी क्या हुआ, संस्कृत और वैदिक संस्कृति से क्या है हमारा काफी भिन्नता, जिसे लौकिक या क्लासिकल संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा आपका रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ कहाँ किस संस्कृति में, आदि सारे ग्रंथ जो है हमारे लौकिक संस्कृति में लिखे गए हैं। ठीक, अगला हमारा पाली, अगला हमारा क्या है, पाली। तो हम जानते हैं कि हमारे पाली का समय क्या है, तो हमारे पाली का जो समय है वो क्या है, 500 ईसा पूर्व है। ठीक है, हमारे पाली का समय क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। ठीक है, संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा क्या है, विकसित होते होते या कहें कि सरल होते होते 500 ईस्वी के बाद काफी बदल गई। ठीक है, संस्कृत की जो भाषा थी वो क्या हुई, धीरे से कोई भी चीज हम ज्यादा पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, या उसको नियमबद्ध करके या व्याकरणबद्ध करके पढ़ते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, सरल होते जाता। तो 500 ईस्वी पूर्व के बाद क्या हुआ, पाली भाषा काफी बदल गई, संस्कृत की भाषा जो थी काफी सरल और बदल गई। तो जिसे क्या नाम दिया गया, जिसे पाली नाम दिया गया। ठीक है, इसे सबसे पुरानी प्राकृतिक और भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। पाली को जो है सबसे पुरानी क्या कहा जाता है, प्राकृतिक, और भारत की क्या है, प्रथम देश भाषा कहा जाता है। इसको क्या पाली को क्या पुरानी प्राकृतिक और भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। मगध प्रांत में
मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मागधी भी कहते हैं। पाली को श्रीलंका के लोग क्या कहते हैं? पाली को जो है श्रीलंका के लोग मागधी भी कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ की पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप व्याप्त है। पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप व्याप्त होता है। इस काल में आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या, जब पाली काल में आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर क्या हो गई थी? 3 से बढ़कर 4 हो गई थी। पश्चिमी, उत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। तो क्षेत्रीय बोलियों की संख्या पाली काल में आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर क्या हो गई थी? 4। पश्चिमी, उत्तरी, ठीक है, पश्चिमी, उत्तरी, मध्य देशीय, ठीक है, पूर्वी और दक्षिणी 4 हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं प्रकृति। ठीक है, हमारे प्रकृति का समय क्या है? तो हमारे प्रकृति का समय था 1 ईस्वी से हमारा 500 ईस्वी। ठीक है, प्रकृति का समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई। जो पहली ईस्वी तक क्या है? 1 ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा इसको प्राकृतिक की संज्ञा दी। इसको किस चीज की संज्ञा दी गई? प्रकृति की संज्ञा दी गई। सामान्य मत के अनुसार जो भाषा संस्कृत थी और बोलचाल की आम भाषा थी तथा सहज ही बोली समझी जाती थी, स्वभावतः प्राकृतिक कहलाई। क्या की? जो प्राकृतिक भाषा थी पहली ईस्वी तक आते आते बोलचाल की भाषा के रूप में क्या हो गया? बोलचाल की भाषा के रूप में वो परिवर्तित हो गया। उसे क्या संज्ञा दे दिया गया? उसे प्रकृति की संज्ञा दे दी गई। भाषा जो उनके सामान्य मतलब सब भाषा क्या थी? असंस्कृत थी और बोलचाल की आम भाषा थी तथा सहज ही बोली समझी जाती थी। स्वभावतः उसे क्या कहा गया? प्रकृति कहलाई। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कई थी। प्राकृतिक काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या क्या थी? इसमें कई थी, जिसमें सरसेरी हो गया आपका, हाँ, मागधी हो गया, 85 हो गया, ब्राचड़ हो गया, अर्ध मागधी हो गया और महाराष्ट्री। मतलब कि कई भाषाएं, सरसेनी आपका, अर्ध मागधी, मागधी, प्राचड़, 85 और महाराष्ट्री। ठीक है, कई बोलियों की संख्या हुई और कई बोलियां विकसित होती गई। भाषा विज्ञान ने प्राकृति के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। प्राकृति के क्या है? 5 प्रमुख भेद जो हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने, उन्होंने प्रकृति के कितने भेद स्वीकार? तो उन्होंने प्रकृति के 5 भेद स्वीकार किए हैं। सौरसेनी अभ्रंश। सौरसेनी अभ्रंश जो है सूरसेन, सौरसेनी अभ्रंश जो है सूरसेन मथुरा के आसपास मध्य देश की भाषा है। सौरसेनी क्या है? सूरसेन मथुरा के आसपास मध्य देश की भाषा है, जिस पर क्या है? संस्कृति का प्रभाव है, जिस पर क्या? संस्कृति का प्रभाव है। तो हमारा क्या है? 85 से क्या हुआ? 85 से हमारा सिंधी, महाराष्ट्र से विदर्भ महाराष्ट्र और मागधी से मगध। क्या है? ये सब जो है हमारी भाषा विज्ञानों ने 5 दिया। सौरसेनी अभ्रंश, ठीक है, 85, प्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्ध मागधी, ये सब भाषा इन्होंने दिया। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? अभ्रंश। हमारा आगे है अभ्रंश। तो अभ्रंश क्या है? अभ्रंश का समय हमारा क्या है? 500 ईस्वी से 1000। हमारे अभ्रंश का समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम। हमारा अभ्रंश क्या हुआ था? भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से हमारा भारतीय आर्य भाषाएं थे। जैसे भारत में 2 भाषा परिवार थे, भारतीय आर्य भाषा और ये आपका क्या था? द्रविड़ भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा के क्या थी? ये अंतिम अवस्था थी। भारतीय आर्य भाषा की ये हमारी अंतिम अवस्था, जो प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति। ये क्या थी? ये प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच की हमारी क्या थी? स्थिति थी। कुछ दिन बाद प्राकृतिक में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया और लिखित प्राकृति का विकास रुक गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ? प्रकृति में परिवर्तन होता है और लिखित प्राकृति का विकास रुक गया। परंतु कथित प्राकृतिक विकास अर्थात परिवर्तन होती गई। हमारा क्या हुआ?
भाषा विज्ञान की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं के मध्यकाल की अंतिम अवस्था थी, जो प्राकृतिक और आधुनिक विकास की स्थिति थी। अगला पॉइंट है, लिखित प्राकृति के आचार्य ने इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया। जो हमारे थे आचार्य, उन्होंने क्या किया, अपभ्रंश के नाम से इनका प्राकृतिक उनका अपभ्रंश के नाम से किया। इन आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश भाषा का अर्थ क्या था, बिगड़ी हुई भाषा। अपभ्रंश हमारे अपभ्रंश भाषा का क्या अर्थ था, बिगड़ी हुई भाषा। प्राकृतिक भाषाओं की तरफ अपभ्रंश भाषा एक परिनिष्ठ रूप का विकास भी मध्य देश में ही हुआ। ठीक है, प्राकृतिक भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठ रूप का विकास भी मध्य देश में ही हुआ। भिन्न प्राकृतों से ही इन क्षेत्र अपभ्रंश का विकास हुआ। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 भेद स्वीकार किए। इसमें आधुनिक भारतीय उपभाषाओं का क्या हुआ, भारत जन्म। जैसे कि हम जानते हैं कि सौर सैनिक अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती हिंदी का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, सौर सैनिक अपभ्रंश से हमारा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ। और 85 से क्या हुआ, लहदा और पंजाबी का विकास हुआ। और बराचर से क्या हुआ, सिंधी। ठीक है, और खस से हुआ क्या, हमारा पहाड़ी हिंदी। खस से हमारा पहाड़ी हिंदी। और महाराष्ट्र से खस से हमारा क्या हुआ, पहाड़ी हिंदी। और मराठी से महाराष्ट्र से मराठी। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। और अर्धमागधी से हमारा पूर्वी हिंदी का विकास है। तो इस तरीके से हमारा हिंदी के उद्भव और विकास का क्रम चलता गया। और भाषा के विकास की अंतिम अवस्था हमारी अपभ्रंश हुई थी। यहीं से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद स्वीकार किए। सौर सैनिक अपभ्रंश, 85, लहदा, सिंधी, पहाड़ी, मराठी, बिहारी और पूर्वी बिहारी और मागधी, अर्धमागधी। ठीक है, इस प्रकार हमारे भाषा का क्रम विकसित होता चला गया। चलिए अगला चीज हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।